हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होती है, ब्लड कहाँ पे बनता है और हीमोग्लोबिन क्या होता है। इन सबको आज हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हम ब्लड, रक्त। इसे हिंदी में रक्त बोला जाता है, इंग्लिश में ब्लड और उर्दू में इसे लहू भी बोलते हैं। सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी बोला जाता है इसके अध्ययन को। जैसे जीवों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान बोलते हैं, ऐसी रक्त के अध्ययन को हम सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड, कोलाइड क्या होते हैं? तुम देखो, अगर हम दूध को छानते हैं छलनी के अंदर तो क्या होता है, उसके ऊपर मलाई छलनी में रह जाती है ना। इसी तरीके से और भी पदार्थ है, अगर तुम उसका कुछ अवशेष ऊपर रह जाता है, बाकी उसका तरल पदार्थ बह जाता है, ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक कोलाइड कहलाते हैं। हालांकि इसकी डेफिनेशन नहीं है, बस समझने के लिए बता रहा हूं मैं। तो रक्त भी ऐसा ही है, अगर तुम इसे छानोगे तो कुछ इसके अवशेष ऊपर रह जाएंगे। तो ये क्या है? एक प्रकार से प्राकृतिक कोलाइड है। दूसरा संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक, संयोजी टिश्यू, यानी कि क्या करता है? ये हमारे शरीर को कनेक्ट करने का काम भी करता है। देखो अभी इसका पीएच मान भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं लिखी जो फालतू की हो, ये सब एग्जाम में पूछी जा चुकी है और हो सकता है आगे भी पूछी जाए। देखो इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। दोस्तों पीएच मान के लिए वीडियो बना रखी है, उसमें बता रखा है कि अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। 7 से कम होगा तो क्या होगा? एसिड। और 7 से ज्यादा है तो क्या होगा? बेस, यानी कि क्षार। तो देखो इसका 7 से ज्यादा है तो क्या हो गया? ये रक्त कैसा हो गया? एक प्रकार से क्या हो गया? क्षार हो गया, क्षारीय विलयन। पुरुषों में कितना होता है? तो 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है। देखो एक चीज समझो, महिलाओं में ये कम होता है इसकी मात्रा, तो ये याद रखियो, महिलाओं में कम है, पुरुषों में ज्यादा है थोड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं इसका निर्माण। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? देखो अगर कोई भ्रूण है, भ्रूण क्या होता है? जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसे भ्रूण बोलते हैं हम। तो भ्रूण के अंदर अगर मतलब खून कहाँ से बनता? तो वो बनता है लीवर से। कहाँ से? लीवर से। तुम यहाँ देख सकते हो लीवर, थोड़ा सा बोर्ड की दिक्कत है। लीवर। और जो वयस्क होते हैं, जो वयस्क मनुष्य है, उसमें कहाँ से होता है इसका निर्माण? वो होता है बोन मैरो, जिसे अस्थि मज्जा बोलते हैं। पेट के अंदर है तो भ्रूण है, पेट के बाहर तो बच्चा है। तो इस तरीके से समझो। तो ये भ्रूण के अंदर लीवर में, और वयस्क के अंदर, जो वयस्क मनुष्य है उसके अंदर बोन मैरो में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके डायरेक्ट इनसे। और एक चीज और समझो, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मनुष्य है ना, उसके कुल वजन का 7% खून होता है। मतलब जितना उसका वजन होता है उसमें से 7% जो वेट होता है वो किसका होता है? ब्लड का होता है। मान लो किसी का 100 है तो उसका 7% क्या होगा? उसका 7% क्या होगा? खून का भार होगा। तो 7 किलो केवल खून का ही वजन होगा। केवल 7 किलो खून का ही वजन, यानी कि कुल बॉडी का 7% जो है वो खून का वेट होता है। हमारी जितना भी उसका भार है उसका 7%। देखो स्टोर कहां पे होता है? स्प्लीन में, प्लीहा, जिसे तिल्ली भी बोलते हैं हम, नॉर्मल भाषा में तिल्ली बोला जाता है। ये कब्रगाह कहाँ है इसकी? स्प्लीन में ही है। जो ये रक्त बेकार मतलब मरता है तो इसकी कब्रगाह कहाँ है? स्प्लीन के अंदर ही है। इसे भी डिटेल से जानेंगे। देखो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है कोलेस्ट्रॉल। ज्यादा ऑयली चीज खाते हो तो वो क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देती है। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जैसे ही बढ़ती, हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि ये ब्लड की क्लॉटिंग करनी शुरू कर देती है। तो ये याद रखियो, अगर मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल, मनुष्य की जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल 200 ग्राम डेसिमल। ठीक है, इसे देसी लीटर, देसी लीटर में नापते हैं इसे। और एक चीज याद रखो, एग्जाम में घुमाने के लिए देता कि हमारा जो खून है, वो जो ब्लड है वो हार्ट में स्टोर रहता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीहा याद रखना है, स्प्लीन याद रखना है, प्लीहा याद रखना। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनता है? Fe क्या होता है? आयरन। अब देखो हीमोग्लोबिन मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है? तो मेल में होता है 14 ग्राम डेसी लीटर, फीमेल में कितना होता है? 13 ग्राम प्रति डेसी लीटर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुका है इसमें से कि मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है। देखो ये हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? Fe, यानी कि आयरन से। तो मैं देखा होगा जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में ज्यादा होती, तो मेल में ज्यादा है तो क्या है? यानी कि उसके अंदर आयरन ज्यादा होगा। आयरन क्या होगा? आयरन ज्यादा होगा तो वो मजबूत ज्यादा होगा। इसी वजह से मेल के जो चोट का असर है वो थोड़ा कम होता है, फीमेल में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर आयरन की मात्रा कम होती।
तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। देखो, रक्त परिसंचरण की खोज ये किसके द्वारा करी गई थी? रक्त परिसंचरण क्या होता? हमारे खून के, हमारी बॉडी के अंदर रक्त परिसंचरण कर रहा, घूम रहा, तो इसे क्या बोलते हैं हम? परिसंचरण बोलते हैं। विलियम हॉर्वे के द्वारा ये बताया गया था कि भाई साहब हमारे अंदर ना पूरी बॉडी में खून क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, इस तरीके से घूमता फिर रहा है। तो ये क्या हो गया? परिसंचरण हो गया, विलियम हॉर्वे के द्वारा बताया गया था। ब्लड के कार्य देख लो, ब्लड ताप नियंत्रण का कार्य करता। ताप नियंत्रण, देखो अगर कोई चीज परिसंचरण कर रही है, इधर से उधर जा रही, मतलब उसमें क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा, यानी जैसा हम इस तरीके से हाथ को अभी मलते तो क्या हो रहा है? इससे हाथ गर्म हो जाता है अभी। तो ऐसे अगर ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो हमारे शरीर का जो ताप है उसे कंट्रोल किया रहता, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखता। तो इस वजह से याद रखियो, ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता? ब्लड। पोषक पदार्थों का परिवहन करता, गैसों का परिवहन करता। गैसों का परिवहन यानी कि O2 लेके जाता हमारे शरीर के अंदर और CO2 बाहर लेकर आता। देखो, फेफड़ों का काम है श्वसन करना। देखो O2 कहाँ के स्टोर हो गई? कहाँ? फेफड़ों में। और रक्त क्या करेगा? इसे कोशिकाओं के अंदर लेकर जाएगा O2 को, और वहां से किसे पकड़ेगा? CO2 को लाके कहां रख देगा? फेफड़ों में। तो ये फेफड़े केवल स्टोरेज का काम करते हैं, बाकी सारा काम ब्लड करता। दोस्तों अब देखते हैं जो रक्त है जिसे ब्लड बोलते हैं हम, इसके अंदर होता क्या क्या। देखो, इसके अंदर होता एक तरीके से एक तरल, मैंने तुम्हें बताया तरल पदार्थ है ना। और इसका जो तरल भाग है उसे क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा बोलते हैं। जैसे तुम अगर चाय बनाओगे तो उसके अंदर क्या करते हो? तुम पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, तो ये क्या होगा? ठोस पदार्थ हो गए इसके। और पानी क्या हो गया? पानी और दूध क्या हो गया? लिक्विड पदार्थ हो गए। तो इसी तरीके से ब्लड के अंदर ये इधर वाले पार्ट क्या हो गए? ये हो गए ठोस, उधर वाले क्या हो गए? तरल। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता कि रक्त का तरल भाग कौन सा है, तरल भाग किसे बोलते हैं? तो ऐसे दे देगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, और इधर प्लाज्मा दे देगा। तो प्लाज्मा जो है इसका तरल भाग है। तो इस ब्लड के अंदर 60% प्लाज्मा पाया जाता और 40% में रुधिराणु पाए जाते। इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता? 90% तो वाटर पाया जाता। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका कि प्लाज्मा के अंदर कितना पानी होता? वाटर। 90% पानी पाया जाता, 7% प्रोटीन पाया जाता है और 0.9% लवण है और 0.1% ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती। तो अब देख लो, यो आई होप तुम्हें इसका संगठन समझ में आ गया होगा। इसका ये मतलब किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा का। प्लाज्मा के अंदर पाया जाता फाइब्रिनोजेन। अगर हम इसे क्या करते, प्लाज्मा से बाहर निकाल देते तो केवल पीले रंग का एक विलयन बचेगा, जिसे क्या बोलते हैं हम? सेरम। सेरम क्या बोलते हैं? सेरम। याद रखियो, अगर इसे हम फाइब्रिनोजेन को निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? सेरम बचेगा। और उसी से क्या होती है? हमारे रक्त की जांच होती, जो तुम करवाते हो ना, ये खून की जांच कराते हो, तो उसी से की जाती। तो रक्त के पूरे रक्त में से क्या करते हैं? इधर ये वाला हिस्सा अलग करके प्लाज्मा लेते हैं, प्लाज्मा से क्या करते हैं? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन बाहर करते हैं, सेरम बचता है, सेरम से ही ब्लड की जांच होती। अब तुम यहां देखो, रुधिराणु ये इसका ठोस भाग है और ये 40%, इसकी मात्रा कितनी है ब्लड में? 40% है। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, इसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम हो गया एक तरीके से, तो क्या हो गया? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी लिखा है या एरिथ्रोसाइट लिखा है, दोनों नाम एक ही है। जैसे तुम्हारा स्कूल का कुछ और होगा, घर का कुछ और होगा। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट। अब देखो, रुधिराणु में आरबीसी कितने पाए जाते हैं? 50 लाख, यानी कि 5 मिलियन भी लिखा आ सकता है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 5 मिलियन में कितने होगा? 50 लाख। और इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता। ल्यूकोसाइट जिसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ये इनकी मात्रा कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी की रुधिराणु में कितनी मात्रा होती है? 10,000 और 4 दिन इनका जीवन काल होता। थ्रम्बोसाइट इसकी मात्रा कितनी होती है? 2 लाख भी होती है, 2.5 लाख भी बोली जाती है, नॉर्मल 2.5 लाख भी होती है ना। जब तुमने देखा होगा डेंगू होता तो प्लेटें गिर जाती, ये वही प्लेट है जिनकी मात्रा 2.5 लाख से कम होती जाती है। तो हमारे शरीर में क्या होता, मतलब डेंगू के कारण ये प्लेटें कम होती चली जाती। 7 डेज इसका जीवन काल है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? वो पूछेगा कि मनुष्य के रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी। अब तुम क्या लगा पाओगे? ऑप्शन देगा वो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, और एक साइड में लिख देगा प्लाज्मा। तो तुम क्या लगा पाओगे कि प्लाज्मा, क्योंकि 40% में पाया जाता। गलत है वो, क्योंकि देखो रुधिराणु की बात कर रहा है, वो रुधिराणु में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जा रही? आरबीसी की।
क्योंकि 50 लाख है वो, और बाकी ये देखो ये 2.5 लाख है, ये 10,000 है, ये तो प्लाज्मा की तो बात ही नहीं हो रही ना, रुधिराणु की बात हो रही। तो ये याद रखियो, अगर वो पूरे ब्लड की बात करता, पूरे रक्त की बात करता, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी? प्लाज्मा की। इसे अब हम डिटेल से समझते हैं। देखो आरबीसी के बारे में बात करते हैं, इसका आकार कैसा होता? गोल। कैसा? गोल। याद रखियो, ये एग्जाम में पूछा जा चुका। इसका आकार कैसा होता? गोल। और इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाए जाते। क्या? लाइसोसोम नहीं पाए जाते। और आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता। केंद्रक जिसे क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए आरएनए पाया जाता। और देखो जब किसी के अंदर केंद्रक ही नहीं है तो उसके अंदर डीएनए आरएनए क्या होगा? और जब इसके अंदर डीएनए आरएनए नहीं तो इसकी क्या तुम इससे पता लगा सकते हो किसी के डीएनए का? लेकिन एक चीज याद रखियो, ऊंट और एक लामा, ये 2 जानवर है जिनके आरबीसी में क्या पाया जाता? ऊंट और लामा के आरबीसी में क्या पाया जाता? केंद्रक पाया जाता। तो ये 2 जानवर याद रखना। रुधिराणु, इसके भी उन्होंने बताया 95%। रुधिराणु का कितना परसेंट है? 95% लगभग। ज्यादा भी लिखा सकता, 97% भी लिखा सकता, कंफ्यूज मत होइए, लेकिन 95 से कम नहीं आने का। देखो ब्लड के अंदर क्या होते हैं? आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होते हैं? एफई यानी कि आयरन। अब देखो अगर किसी के अंदर आयरन की कमी है, एफई की मात्रा कम है, तो उसके अंदर क्या होगा? हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होगी। और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा? आरबीसी कमी होगी। आरबीसी कमी होगी तो क्या होगा? उसके अंदर ब्लड भी कम होगा। इसे क्या बोला जाता है? इन सबको अल्प रक्तता। अल्प रक्तता जिसे हम एनीमिया भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्या पूछ लेगा डायरेक्ट वो कि बताओ एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आयरन देगा तो आयरन लगा देंगे। एचबी देगा यानी कि हीमोग्लोबिन देगा तो भी हम हीमोग्लोबिन भी लगा देंगे। और आरबीसी देगा तो आरबीसी लगा देंगे। ब्लड होगा तो ब्लड लगा देंगे। अगर ये सारे हो तो उपरोक्त सभी भी लगा सकते हो। तो ये याद रखना इन चारों में से, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये क्या करता? हमारे शरीर को तरोताजा रखता, हमारे शरीर को चुस्ती प्रदान करता। जिसके अंदर आरबीसी की मात्रा 50 लाख होगी उसका शरीर एकदम चुस्त रहेगा, एकदम ऐसे जैसे जो लेजीनेस हो जाती ना, वो नहीं होने की बिल्कुल भी। अगर किसी के शरीर में आरबीसी की मात्रा कितनी है? 50 लाख है। तो याद रखिए, जैसे तुम अब पढ़ने बैठते हो, कोई तो 8-8 घंटे पढ़ लेता, कोई 1 घंटा पढ़ के भी उसे मतलब सुस्ती से आने लगती, मतलब सोने लगता, किताब खोल ली एकदम नींद आने लगती। तो कारण क्या है? आरबीसी की मात्रा कम हो जाती। आरबीसी की मात्रा कम हो जाती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, एकदम से नींद आने लगती। WBC व्हाइट ब्लड सेल जिसे बोलते हैं, अनिश्चित है इसका आकार और केंद्रक इसके अंदर होता। हम व्हाइट ब्लड सेल से क्या कर सकते हैं? डीएनए की जांच कर सकते हैं कि इसका डीएनए क्या है। देखो हमारे नाखून में, हमारे बाल में, सब में केंद्रक होता, और जिसमें केंद्रक है उससे डीएनए की जांच की जा सकती। तो अगर वो देता कि व्हाइट ब्लड सेल से तुम क्या कर सकते हो? डीएनए का पता लगा सकते हो, तो लगा सकते हैं। एग्जाम में ये पता कर ले कि ये बताओ आरबीसी से हम क्या कर सकते हैं? आरबीसी से डीएनए का पता लगा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। और अगर वो देता रुधिराणु से क्या हम डीएनए का पता लगा सकते? तो जी हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर होता है डब्ल्यूबीसी में होता है केंद्रक के अंदर होते हैं डीएनए और आरएनए। तो ये याद रखियो। देखो इसके प्रकार देख लो, ये 5 प्रकार का होता है: एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इसिमोफिल और बेसोफिल। तो ये 5 प्रकार का होता है। देखो ये क्या करता? ये रक्षक करता। क्या करता? रक्षा करने का काम करता है एंटीबॉडी। देखो ये 5, इन सबको मिलाकर क्या बनता है? WBC। क्या बनता है? WBC। एंटीबॉडी क्या करती है? रक्षा करती है, एक तरीके से चौकीदार का काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब एक तरीके से सिपाही का काम करती है एंटीबॉडी। और जैसे ही इसे लगा कोई वायरस आ गया, तुरंत किसे सूचित करेगी? लिम्फोसाइट को, कि भाई साहब उठो, हमारे एरिया में घुसपैठ हो चुकी है, हमें उसे खत्म करना। लिम्फोसाइट क्या करेगा? उस वायरस को जाके खत्म कर देगा। इसका आकार कैसा होता है? टी सेल बोलते हैं इसे, बिल्कुल टी के जैसा होता। तो ये क्या करेगा? उस वायरस को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा, उसे मार देगा एक तरीके से। एंटीबॉडी ने क्या बोल रहा है? मैसेज दिया किसे? लिम्फोसाइट को, कि भाई साहब उठ जाओ, देखिए अब हमारे एरिया में ना कोई बाहर का व्यक्ति आया, उसको मारना वो बहुत खतरनाक है। तो लिम्फोसाइट गया, उठा, अपना बंदूक लेकर गया, टपका दिया उसे, वो खत्म। तो अब क्या हुआ? लिम्फोसाइट जाकर अपने घर आ गया। एंटीबॉडी किसके पास गया? मोनोसाइट के। मोनोसाइट से कहा यार वो हमारे एरिया में एक बॉडी पड़ी, इसका करो कुछ, ऐसे तो बेकार हो जाएगा, सड़ रही वो। तो मोनोसाइट क्या करेगा? उसे खा लेगा, उस वायरस को खा के खत्म कर देगा। तो ये होता है, ये मेन जो 3 है ये काम करते हैं WBC के अंदर। इस वजह से क्या करता है? WBC ये एग्जाम में पूछा जाता है कि WBC का कार्य क्या होता? WBC का कार्य क्या होता? हमारी शरीर की रक्षा करना। तो याद रखियो, रक्षा इसके अंदर कौन कौन करते हैं? एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम
प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखो ये क्या हो गया, शरीर को सब एकदम से एनर्जी प्रदान करता है ये आरबीसी। ये क्या करता है, रक्षा करता। और देखो प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं, आकार इसका उत्तल लेंस जैसा, इसमें भी केंद्रक नहीं होता। और ये क्या करता है, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता। तो मैं अगर तुम देखा होगा जब डेंगू हो जाता है शरीर एकदम डुल हो जाता है, एकदम बेकार हो जाता है, तुम 10 सीढ़ी भी ऊपर से मुश्किल से नहीं चढ़ पाते है ना। तो ये क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर अगर शक्ति है, शक्ति कौन देता, प्लेटलेट्स देता, प्लेटलेट्स देती। तुम किसी किसी के अंदर देखते होंगे कि पूरे दिन काम करता रहता है लेकिन फिर भी नहीं थकता, क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्लेटिन की मात्रा ज्यादा होती, 2.5 लाख बताया ना मैंने अभी, 2.5 लाख होती। तो जिसके अंदर प्लेटों की मात्रा ज्यादा है, मतलब प्लेट जिसके अंदर प्लेट्स ज्यादा है, तो वो क्या होगा, एकदम मजबूत होगा, वो छोटे मोटे काम करेगा, थकने वाला नहीं है। और जिसके अंदर नहीं है, जिसके अंदर प्लेटलेट्स कम होती, तो वो क्या होता है, एकदम से थोड़ा सा काम करके एकदम से थक जाता है वो। तो ये होता प्लेटलेट्स का काम, यानी कि शक्ति प्रदान करना, ये रक्षा करता। और ये क्या करता, हमारे शरीर को एनर्जी देता। तो आई होप तुम्हें ब्लड के बारे में पता चल गया होगा। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।